तो शुरू करते हैं। ये मेंस का पहला टॉपिक है। ठीक है, आप लोग ना मार्क कर लीजिएगा, भूलिएगा मत तो कौन सा टॉपिक नहीं हुआ। ठीक है, अभी पढ़ा दे रहा हूँ, घर से सभी लोग क्या कीजिएगा, सब इसका, ठीक है, सब इसका मेंस का मतलब क्या कीजिएगा, वो कीजिएगा। ठीक है, बना के लाने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास अगर मॉडल कॉपी अगर मिलेगा तो हम डाल देंगे। देखेंगे, अगर पूछेगा एग्जाम में भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, भारतीय संविधान में मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहली बात हम यही देंगे, सबसे पहले इंट्रो देंगे, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहले इंट्रो में लिखेंगे, भारत का संविधान एक मुख्य संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। यह सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय थी। ठीक है, हमारी सभा किस रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचित निकाय थी, ये भी आप लोग को पता ही है। वयस्क मताधिकार पे नहीं थी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी, इसको आपको ध्यान में रखना। इसने संविधान में शामिल करने के लिए कुछ आदर्श निर्धारित किए थे। इन आदर्शों में लोकतंत्र की प्रति प्रतिबद्धता, भारत के सभी लोगों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी शामिल थी। इसने ये भी घोषणा की थी, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा। ठीक है, तो संविधान सभा के प्रमुख मतलब विशेषता में सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो इन सारे चीज को लिख देंगे। उसके लिए लिखा भारतीय संविधान की मुख्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता इस प्रकार से है। ठीक है, संविधान की कुछ मुख्य विशेषता का उद्देश्य प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक है, संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, एक को बना लीजिएगा, डायग्राम टाइप से बना लीजिए। ठीक है, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता में बात करेंगे तो सबसे पहले लिखित एवं सबसे लंबा संविधान है विश्व में। सबसे पहले हमारा संविधान क्या लिखित है, और दूसरा विश्व में सबसे लंबा संविधान है। मैंने क्या बोला, भारतीय संविधान जो कठोरा एवं लचीलेपन का संयोजन। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, कठोरा एवं लचीलेपन का संयोजन जो है ना, अगर 38 नंबर में पूछेगा ना, तो किसने क्या स्टेटमेंट दिया था ना, वो एक चिपका दीजिएगा। ठीक है, मतलब इन्होंने मतलब भारतीय संदर्भ के संविधान के बारे में इन स्टेटमेंट को दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, सो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, एकीकृत और मतलब क्या है, एकीकृत और न्यायिक प्रणाली आपको देखने को मिलेगा। आपातकालीन प्रावधान है। ठीक है, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ठीक है, संघीय बात करेंगे, संघीय राज्य व्यवस्था है हमारे पास। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र है हमारे पास, मौलिक अधिकार है हमारे पास, मौलिक कर्तव्य है हमारे पास, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से बहुत कुछ लिया गया है। ठीक है, ये सारे चीजों को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले सबको थोड़ा सा क्या करेंगे, सबसे थोड़ा सा सबको ना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर केवल 8 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो अगर 8 नंबर में क्वेश्चन, तो ऊपर के इस सारे चीजों की बात लिख के, ठीक है, एक नीचे डायग्राम को लिख के, ठीक है, भारतीय संविधान का विशेषताओं को दर्शा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अगर मन करना होगा तो ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे और भी भारतीय संविधान की विशेषताओं में बात करेंगे। तो भारतीय संविधान बहुत सारे देशों के संविधान से मतलब क्या प्रेरित है। ठीक है, हम हमारे देश के संविधान, हमारे मतलब हमारे देश के संविधान हमारे देश के क्या बोलते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया, जो कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता का ही प्रतिनिधित्व करती थी। हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने 60 देशों के संविधान के अध्ययन किया, जहां से महत्वपूर्ण बातों को, जहां से उनके संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनमोल बातों को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया। या तो मूल रूप से सीधा सीधा उठा लिया गया, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन करके भी हमारे संविधान में उन सारी चीजों को मतलब शामिल किया गया। हमारा संविधान एक नवीन संविधान है। ठीक है, दुनिया के सबसे बेहतर संविधानों में से गिना जाता है, जहाँ पे लोगों के लिए एकदम, लोगों के लिए मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एक अनलिमिटेड अधिकार की मतलब बात करती है। मतलब समझा के थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए 8 नंबर में। लेकिन अगर 38 नंबर में पूछेगा, तो आपने जितने सारे फैक्ट को लिखे सबको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखित और सबसे लंबा संविधान। तो भारत संविधान दो प्रकार के होते हैं, कि लिखित, जो कि हम लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बात करें क्या लिखित संविधान है। एक होता अलिखित संविधान है, जो कि ब्रिटिश संविधान की बात करें कैसा संविधान है, तो अलिखित संविधान। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबा संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुच्छेद, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखित और सबसे लंबा संविधान होने के बाद को हमने मतलब फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अगर कुछ, ठीक है, आपने स्पेक्ट्रम पर है, अगर कुछ वहां पे आपको कुछ याद है, ठीक है, तो उसके कुछ फैक्ट को आप यहाँ पे क्या करें, डाल दीजिए। ठीक है, जैसे कि से स्पेक्ट्रम का कुछ फैक्ट बता देंगे, जो कि सारे विशेषताओं में से निकलता है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा से किसने क्या कहा है। ठीक है, कठोरता और लचीलेपन का संयोजन है। ठीक है, इनके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया है। भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का संयोजन एक अनूठा उदाहरण है। किसी संविधान की उनकी संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जा सकता है। ठीक है, कठोर होने का क्या रीजन है, एक तो संसाधन, एकदम साधारण बहुमत से भी मतलब पास कर देते कुछ कुछ संवैधानिक संशोधन को, कुछ कुछ के लिए
2/3 मैच्योरिटी, ठीक है, वोट देने वाला, उपस्थित होने वाला, उसके बाद मतलब आधा से अधिक राज्यों के तहत भी मतलब उस प्रक्रिया को पास करवाना पड़ता, तब वो कानून बन पाता है, ठीक है। तो भारत में दोनों तरह का विशेषता आपको देखने को मिलता था, यहाँ पे उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। अगर 38 नंबर पूछेगा तो दोनों प्रकार का विशेषता को समझाइएगा, मतलब कहाँ पे साधारण बहुमत से होता है, अच्छा कहाँ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाले लोग प्लस आधे से अधिक राज्यों का परमिशन भी चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज को कोट करके अच्छे से हम लोग इसको सजा सकते हैं। यहाँ से आपको केवल हेल्प मिलेगा, लिखने की कला जो होगा आपको खुद ही मतलब इसमें दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। संशोधन करना आसान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संविधान को कठोर संविधान माना गया है, जबकि ब्रिटिश संविधान को लचीला संविधान माना, क्योंकि इनमें संशोधन की प्रक्रिया आसान और सरल है। क्योंकि भारतीय संविधान की बात करेंगे तो दोनों का बीच में मतलब क्या है, संयुक्त कड़ी बनाती है, ठीक है। कुछ मायनों में बहुत अधिक कठोर है और कुछ मायनों में बहुत अधिक लचीलापन है। भारतीय संविधान में बात करें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त है, ठीक है। मतलब न्यायपालिका हमारा क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती है, उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। एक लंबी प्रक्रिया के तहत उनको हटाने की प्रावधान है, लेकिन उनको तभी हटाया जा सकता है जब उन्होंने संविधान का मतलब क्या किया होगा, अतिक्रमण किया होगा, ठीक है। चलिए, ये हमारे संविधान की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, ठीक है। एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली हमारे पास है। भारत की एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणालियों का शीर्ष न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय है। निचली अदालतों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण और पर्यवेक्षण होता है। इसलिए हमारी न्यायिक प्रणाली की बात करेंगे, एक ही हरी है, और मतलब क्या है, एक हरी और मतलब क्या है, तो एकीकृत है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका एक पिरामिड की तरह कार्य करती है, ठीक है। पिरामिड में क्या होता है देखेंगे, ऐसे पिरामिड बनता है, ठीक है, ठीक है। पिरामिड बनता है ऐसे ऐसे करके, एक दूसरे के ऊपर मतलब क्या करता है, होता है ना। उसे भारतीय न्यायिक प्रणाली की बात करेंगे, एक पिरामिड की तरह काम करती है, जिसका आधार निचली अदालतें हैं, ठीक है। मध्य में उच्च न्यायालय है और शीर्ष पे मतलब क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, मध्य वाले उच्च न्यायालय पे अपना एकीकृत करके उसे पकड़ बना के रखे, उसके बाद उच्च न्यायालय जो अपने निचली अदालतों पे, ठीक है। भारतीय संविधान में, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, संविधान निर्माताओं ने यह अनुमान लगाया कि ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती जब सरकार सामान्य समय की तरह नहीं चल सकेगी। ऐसी स्थितियों में निपटने के लिए संविधान में संवैधानिक प्रावधान का विस्तार से वर्णन किया गया है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। भारतीय संविधान में जो आपातकाल का वर्णन है वो 3 प्रकार का है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में है। संवैधानिक राज्य तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल, जो कि 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत, ठीक है। इसमें आप थोड़ा लिखिएगा, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है, लेकिन ठीक है, सभी मतलब एक सामान्य स्थिति हमेशा नहीं हो सकती, इसलिए ठीक है, सरकार को भारतीय संविधान के जो अधिकार दिया गया है, सो विशेष परिस्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग करे, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान इतने अधिकार देने के बावजूद भी सरकार अपने मनमाने ढंग से इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती। संविधान इन अधिकारों का प्रयोग करेगी, ठीक है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे से एकात्मक स्वरूप है, निंदा करेंगे फिर गवर्नमेंट का बचाव भी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। एकल नागरिकता की बात करेंगे कि संघीय राज्य में आमतौर पर नागरिकों को दोहरी नागरिकता मिलती है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। भारत में केवल एक ही नागरिकता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक, चाहे उसका निवास स्थान, जन्म स्थान कुछ भी हो, ठीक है। तो कहीं नहीं कहीं से हम लोग मतलब यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान देके भारतीय में, भारत में, ठीक है, उसका जन्म स्थान या फिर निवास स्थान कुछ भी हो, ठीक है, सबको एक प्रकार का नागरिकता प्रदान करते हैं, जो कि कहीं न कहीं से, ठीक है, समानता का अधिकार को भी मतलब ये बढ़ावा देता है, ठीक है। आप चलेंगे, तीसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करेंगे तो भारतीय लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर काम करता है। भारत में प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, नस्ल कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, दर्जा कुछ भी हो, ठीक है, डजेंट मैटर। भारतीय संविधान के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है। मतलब भारतीय संविधान, ठीक है, सभी व्यक्तियों के गरिमा में वृद्धि करने का भी आशय प्रदान करता है, ठीक है, जो कि हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा रखा जाए, जो कि संविधान के अनुच्छेद आई थिंक 326 में है, ठीक है। 326 में इसके विषय में चर्चा किया गया है, ठीक है। आप चलते भारतीय संविधान की एक और भी प्रमुख व्यवस्था, संघीय राज व्यवस्था। भारत ने संघीय ढांचा अपनाया है, ठीक है। एक संघ सरकार में
एक संघ में सरकार दो दो अलग स्तर होते हैं, ठीक है। भारत में संविधान में संघीय राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, कहीं भी भारत में संघीय राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इनमें कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत, ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ होगा। शक्ति की 3 सूची आ गई, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इस वेतन के आधार पर भारत को एक संघीय राज्य व्यवस्था कहा जा सकता है। केसी वियर ने, ठीक है, जब केसी वियर का स्टेटमेंट देंगे तो वहां पे थोड़ा हम लोग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। केसी वियर ने वैकल्पिक रूप से भारतीय संविधान की संरचना में संघीय है लेकिन प्राकृतिक में क्या है, एकात्मक है, ठीक है। केसी वियर का, जो कि मतलब अमेरिकन थे, ये केसी वियर अमेरिकन संविधानविद थे, उन्होंने मतलब भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा कि भारतीय संविधान संरचना में संघीय है लेकिन प्रकृति में एकात्मक है, ठीक है, और अर्ध संघीय के रूप में परिभाषित किया। केसी बियर ने भारतीय संविधान को संघीय न कर अर्ध संघीय कहा, क्योंकि उनके अनुसार भारतीय संविधान संरचना में संघीय लेकिन प्राकृतिक में क्या है, एकात्मक है, ठीक है। अब बोलेंगे प्राकृतिक में एकात्मक है, तो कभी अगर उसको दर्शाना हो तो देखा राष्ट्रपति का विशेष शक्ति, अनुच्छेद 356, ठीक है, सरकार को मतलब 352 का प्रयोग करना, राष्ट्रीय इमरजेंसी, ये सब मतलब एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है, ठीक है। भारत में संसदीय लोकतंत्र का भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया। भारत में लोकतंत्र का संसदीय स्वरूप है, इसे ब्रिटिश प्रणाली से अपनाया गया है, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि न्यायपालिका क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। लोकतंत्र में राज्य का प्रमुख नाम मात्र का होता है, लेकिन राज्य का प्रमुख जो होता है, ठीक है, भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो मतलब क्या होते हैं, वो मतलब निर्वाचित होते हैं, क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, ठीक है। मतलब ये वंशानुगत नहीं होते। हमने संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था को तो अपनाया है, लेकिन हमने संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया ब्रिटेन से, लेकिन ब्रिटेन के कुछ चीजों को हमने अपने यहाँ परिवर्तन किया। जैसे ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र होने के बावजूद भी वहां पे राष्ट्राध्यक्ष जो होता है क्या होता है, वंशानुगत होता है, लेकिन हमने मतलब वंशानुगत न अपनाकर हमने मतलब क्या किया था, हमने यहाँ पे निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई है, ठीक है, ध्यान रखें। राष्ट्रपति हमारे देश के मतलब हमारे राज्य संविधान के अनुसार राज्य प्रमुख होते हैं, जिनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे मतलब कार्य करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, हम लिखेंगे, ठीक है। हमारे संविधान की सबसे अनूठी व्यवस्था की बात करें, मौलिक अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य के कुछ अधिकारों का हकदार है, जो 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 अच्छा जीवन सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। मौलिक अधिकार के बिना मनुष्य का जीवन, ठीक है, मनुष्य के मतलब के बोलते हैं ना, उनके आम रूप में मतलब विकास होना संभव नहीं है, ठीक है। संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को, ठीक है, संविधान को और भी अधिक समाजवादी बनाने के लिए, ठीक है, संविधान को और भी अधिक समाजवादी बनाने के लिए, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब उसे कानूनी प्रावधान में कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह से भारतीय, ठीक है, भारतीय संविधान के नवीनतम भारतीय संविधान के अनुसार भारत में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है या नहीं है, या मतलब न्यायपालिका के द्वारा मतलब संरक्षित होते हैं, ठीक है। भारतीय मौलिक अधिकार की बात करेंगे, ठीक है, अगर प्राकृतिक में बात करेंगे तो ये मतलब क्या है, निरपेक्ष है, ठीक है, सापेक्ष नहीं है, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे मौलिक कर्तव्य क्या। तो मौलिक कर्तव्य को भी थोड़ा सा दर्शा देंगे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों की एक सूची निर्मित की गई, जबकि अधिकार लोगों को जिम्मेदारी के रूप में दिए गए। कर्तव्य दायित्व है जिनका पालन प्रत्येक नागरिक करने से अपेक्षा की जाती है, ठीक है। क्या करेंगे, अपेक्षा की जाती है। हालांकि मतलब ये मौलिक कर्तव्य किसी के ऊपर मतलब थोपा नहीं जा सकता भारतीय संविधान के अनुसार, लेकिन उनसे ये अपेक्षा की जाती है वो अपने कर्तव्यों का मतलब क्या करे, पालन करे। मूल रूप से 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। वर्तमान स्वरूप में उस 1946 में कितने थे, इसकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान स्वरूप में इसमें एक और भी मतलब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि मतलब क्या है, तो क्या बोलते हैं उसको, 11वां नंबर के क्या है, शिक्षा शिक्षा का का अधिकार अधिकार, 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, यस उसको शामिल किया राष्ट्रीय गया है। संशोधन के द्वारा। बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डीपीएसपी, ठीक है, ये भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, उन्हें आयरिश संविधान से अपनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत सारे, ये एक समाजवादी, ठीक है, ये एक समाजवादी, ठीक है, एक समाजवादी। और बात करेंगे तो एक तरह का मतलब यहाँ पे समाजवादी एक अनूठी विचारधारा आपको देखने को मिलता है, भारत के संविधान की एक अनूठी विशेषता है।
हमारे लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारे संविधान के निदेशक सिद्धांतों को शामिल किया गया था। निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य या फिर गांधीवादी बोल सकते हैं, समाजवादी कह सकते हैं, इन सारे राज्यों की मतलब स्थापना करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आलोचना भी कर सकते हैं। ठीक है, 38 नंबर के क्वेश्चन में आप यहाँ पे आलोचना भी कर सकते हो। क्या करेंगे? ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की आलोचना की बात करेंगे। ठीक है, तो संविधान की विशालता और जटिलता। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दीजिएगा सो वकीलों ने संविधान को बनाया इसलिए मतलब वकीलों का स्वर्ग कहा है, जिसने कहा उसको कोट कर दीजिएगा। ठीक है, इससे आम नागरिकों के लिए संविधान को समझना और जानना मतलब क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संविधान बनाने वाले ज्यादातर लोग जो थे वकील थे, इसलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको काउंटर करेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिकों को 6 आवश्यक अधिकारों के हकदार है। हालांकि इन अधिकारों की अत्यधिक प्रतिबंधात्मक होने के, ठीक है, नागरिकों का पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करने से आलोचना की गई। ठीक है, इसलिए हमारा मौलिक अधिकार जो है, ठीक है, क्या है, तो सापेक्ष है, जबकि निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार क्या है, सापेक्ष है, मतलब निरपेक्ष नहीं है। मतलब सरकार, मतलब ऐसे लेना आसान तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान का एकात्मक स्वरूप है। ठीक है, आपातकाल के दौरान संविधान द्वारा केंद्र को मौलिक अधिकारों को निलंबन करने और राज्यों पर सीधा नियंत्रण लगाने की अनुमति दी गई है। इस संविधान की संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है। ठीक है, संविधान के संघीय विशेषता के विरुद्ध है, क्योंकि कहीं न कहीं आपातकाल का प्रावधान जब लागू होता है तो राज्यों के ऊपर सीधा नियंत्रण मतलब केंद्र का हो जाता है। ठीक है, आपातकाल का प्रावधान, ठीक है, भारतीय सरकार के संघीय सॉरी भारतीय संविधान के, ठीक है, संघीय विशेषता के विरुद्ध है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यह मतलब भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप को भी मतलब क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, वकील का स्वर्ग और आम जनता की दुई स्वप्न। ठीक है, आलोचना मान्य है कि क्योंकि संविधान सभा में अधिकतम सदस्य कानूनी पेशे से आए थे, इसलिए उन्होंने संविधान, ठीक है, थोड़ा जटिल बना दिया, जो कि आम लोगों के मतलब समझने में मतलब क्या होती है, जटिलता या फिर कठिनाई होती है। भाषा की भी जटिलता है, आम नागरिकों के लिए संविधान की विषय वस्तु को समझना कठिन है, क्योंकि संविधान में इस्तेमाल की गई भाषा जो है बहुत अधिक मतलब क्या है, जटिल है। लास्ट काउंटर क्या करेंगे, कठोरा और लचीलापन, जो कि केसीबीएन ने कहा था, अर्धसंघीय कहा था ना। भारतीय संविधान कठोरा लचीलापन दोनों है। एक और संविधान में संशोधन करना कठिन है, क्योंकि संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरे संविधान से 100 से अधिक बार संशोधन किया जाए, जो कि बताता है कि बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लचीला नहीं है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख के ऐसे करके इसको 38 नंबर, ये देखिए शॉर्ट नोट है, केवल आपको यहाँ पे ऐसे सीधा आप उतार के नहीं लिखना है, यहाँ से आपको मोटा मोटी एक जानकारी हो गया हमको क्या क्या चीज को डालना है, कॉपी में सजाना आपकी जिम्मेवारी होगी। ठीक है, मेरे पास अगर मिलेगा तो देखेंगे, अगर इसका सेम टू सेम टॉपिक का कोई कॉपी मिलेगा तो बढ़िया सा तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग इस पे बना लीजिएगा, 8 नंबर में पूछने के चांसेस होंगे। ठीक है, बड़ा भी आ सकता है, लेकिन आएंगे भी तो सेम टू सेम थोड़ा सा दूसरे तरफ से प्रश्न बनाता है। ठीक है, अब इस पे जितना भी बनेगा भारत के संविधान की विशेषता से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको डाल देंगे कल। इसमें ठीक से है, दोनों हो गया, विशेषता भी हो गया और आलोचना दोनों हो गया। तो आलोचना आपको किस में लिखना है, विशेषता आलोचना लिखना है 38 वाले में लिखना है। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन होगा तो फिर बड़ा लिखना है, विशेषता बोलेगा तो बस अपना विशेषता लिखे, ये सब थोड़ा बहुत दर्शा दीजिएगा। ठीक है, नीचे में थोड़ा बहुत कुछ कुछ लिख दीजिए, बट हो गया, ऐसा नहीं कि पूरा लिखना शुरू हो, 4 से 5 मिनट में 120 वर्ड लिखना काफी कठिन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप